Hello and welcome students to my channel मैथमेटिक्स ज्ञान। सो आई एम कृतन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम लोग जो टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सेट्स, और वो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इजी है। सारे चैप्टर्स के कंपेरेटिवली तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो कुछ बच्चों को तो ये टफ लगता है, लेकिन इस वीडियो के बाद उन सब के लिए ईजी होने वाला है। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑन्टो है, इंटो है, तो ये सब अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि क्या, लेकिन कभी नहीं तो कभी तो बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करेंगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी जितना मैं आपको बता दूंगा उससे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और सेट्स को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो सारे हाई लेवल में ले जाएंगे हम लोग सारे। तो लेट अस बिगिन। तो मैंने आपसे कहा यार सेट बोला ना मैंने, क्या बोला? सेट्स होता क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको अपने दोस्त को सेट ऑफ पेन्स गिफ्ट देना है, तो क्या आप उसको एक पेन से सेट ऑफ पेन्स गिफ्ट कर सकते हो? क्या नहीं, क्योंकि आपने तो केवल एक पेन उसको गिफ्ट करना चाहा, केवल एक पेन गिफ्ट करना चाहा। बट मैंने क्या कहा आपको उसे सेट ऑफ पेन्स गिफ्ट देना है। तो इतना फिक्स है कि सेट ऑफ पेन्स जो है एक पेन से तो नहीं बनने वाला, उसके लिए हमें सेट ऑफ पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कई सारे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कई सारे पेन कब आएंगे? जब हम एक एक को कलेक्ट करेंगे। मैंने क्या कहा, एक को दे देने से वो सेट ऑफ पेन्स नहीं कहलाएगा, वो केवल एक कहलाएगा। लेकिन आपको देना है सेट ऑफ पेन्स, तो सेट ऑफ पेन्स का मतलब क्या है? एक नहीं, कई सारे पेन आपको देना पड़ेगा। कई सारे पेन्स के लिए आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सेट्स जो है वो कहीं ना कहीं तो कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सेट्स कलेक्शन से कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सेट कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अब डिफिनीशन देखते हैं, सेट्स की डिफिनीशन क्या है। कलेक्शन ऑफ well defined objects which are different to each other। क्या बात क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, आप कलेक्शन करो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। या ठीक है, कलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बोला। इसलिए बोला, अगर मैं आपको कहूँ कि कलेक्ट ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 50, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यार, लेट अस सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कलेक्ट ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 50, तो तुम मुझे क्या आंसर दोगे? नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, और उसमें क्वेश्चन में कंडीशन ये लगा दिया कि 50 से कम ही देना है। इसका मतलब क्या है? तुम मुझे यही तो आंसर दे दोगे, 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे हम जाएंगे 49 तक जाएंगे, और यही हम लोग का आंसर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी तो ये नहीं समझ में आई ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कहने क्या मतलब। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कलेक्ट ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, वो एनिमल्स को कलेक्ट करो जिससे तुम्हें डर लगता हो, तो तुम कहोगे सर हमें डॉग से डर लगता है, एलिफेंट से डर लगता है, टाइगर से डर लगता है। क्या कोई ज़रूरी है जो आपके बगल में या फिर कोई आपका दोस्त होगा दूसरा, उसे भी इन्हीं चीज़ों से डर लगता हो सकता है वो कहेगा नहीं हमें डॉग से डर नहीं लगता, हमें मंकी से डर लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। हो सकता है मुझे किसी और से डर लगता हो, तुम्हें किसी और से डर लगता हो, लेकिन ये क्या पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दे देता हूं तो तुम भी मुझे यही आंसर दोगे, और मैं दूसरे बच्चों को भी दूंगा तो भी वो यही आंसर देंगे। तो इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा है। तो केवल सेट उन्हीं का बनता है जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता। लेकिन जो एनिमल्स वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसलिए उसका सेट नहीं बन सकता। अगर मैं तुम्हें बोलूँ एग्जाम्पल लो, कलेक्ट ऑल प्राइम नंबर, तो तुम मुझे क्या आंसर दोगे? सर ये होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा,
7, 11, 13 एंड 17, ऐसे सर हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो मैंने जब तुम्हें ये क्वेश्चन दिया तो तुमने मुझे ये आंसर दिया, तो मैं अगर दूसरे बच्चे को दूंगा तब भी तो वो मुझे यही आंसर देगा। इसका मतलब क्या है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका सेट मैं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ बोला है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विजुलाइज करने की कोशिश करो। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ये छोटा सा डिफिनीशन, लेकिन बात बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पे इसके आगे एक और चीज़ है, विच आर डिफरेंट टू ईच अदर। ऐसा ना हो कि आप सेम चीज़ को दो बार दिखा दो। जैसे मान लो आपको दे दिया कि इसका सेट बनाओ, तो ये आपकी मर्जी है कि आप एक टू को गायब भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा वो तो अभी हम लोग देखेंगे, तो नहीं गायब करते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हमने सेट का डिफिनीशन तो पढ़ लिया। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो फॉर्म होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स की मैं बात करूंगा अब। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। पहला है जो है आपका, वो है रोस्टर फॉर्म। पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्लियर है। तो पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तो मैं अगर आपको इसे एग्जांपल से समझाऊं तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो। तो ये देखो, मैं अगर आपको बोलूं कलेक्ट ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 50, मैंने आपको वही एग्जांपल दे दिया। तो आप मुझे कलेक्ट करके आंसर ये नहीं बता दोगे सर ये होगा 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम 49 तक सर जाएंगे और यही हम लोग का आंसर है। तो जो दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं उसे भी आपको समझा दूं ना, तो फिर ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों क्लियर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले मैं सेट बिल्डर फॉर्म भी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद दोनों आपको जब समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंड जो है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेट अस सपोज मैंने आपको यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने को बोल दिया, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये देखो x, फिर इस पे सच दैट, मैं भी बताऊंगा इन सब का मतलब, मैं तुम लोग को बताऊंगा। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्या क्लियर हो पा रहा है? और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, x की वैल्यू जो है वो 50 से कम होना चाहिए। तो एक बार इसे पढ़ के देखो, ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जो कि x जो है वो 50 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x एक नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट, x कुछ भी होगा तो वो नेचुरल नंबर, और इसके अकॉर्डिंग होगा नेचुरल नंबर बट 50 से कम ही नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 डॉट 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 आप 49 तक जाओगे और आप मुझे कह दोगे सर यही हम लोग का आंसर है। तो मुझे बताओ क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म जब आपको पूछता है, तो अगर मान लो आपको कोई सेट बनाने के लिए दे दिया उसने, तो आपको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ या फिर रोस्टर फॉर्म में बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है यार। अगर रोस्टर फॉर्म में बोलेगा तो आप उसको वर्ड्स नहीं नंबर के फॉर्म में, अगर आपने उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फॉर्म रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। लेकिन अगर वही सेट आपने वर्ड्स के फॉर्म में सेट बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहा है एक बारी फिर, अगर आपने नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, अगर आपने वर्ड्स के फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो उसे आप बोलते हो सेट बिल्डर फॉर्म। क्या क्लियर हो पा रहा है? नहीं क्लियर हुआ तो इसके बाद वाले जो हम एग्जाम्पल लेंगे उससे ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट अस टेक अ एग्जाम्पल। नोट साथ साथ बनाते चलना आप लोग। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन ही लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर,
और मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है, और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे n लिख लो, या फिर लिख लो और यहाँ पे भी लगा लो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट अस सपोज तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया उसने, क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसमें तुम्हें उसने बोल दिया कि कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना है, रोस्टर फॉर्म। तो यहां देखो आपको बोल रहा है x, और x के बाद अगर सच दैट है तो इसका मतलब समझ लेना कि x पे ही कंडीशन उसने लगाया है। तो x सच दैट, फिर x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x कुछ भी होगा तो वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और इसके अकॉर्डिंग ये है। तो जो आपको कंडीशन दिया रहेगा आप कोशिश करना उसको मार्क करेंगे, हम लोग मार्क कर लिया इन तीनों कंडीशन को, और इन सबको नीचे लाओ। x इज इक्वल टू 2n को लेटर सपोज मैंने नीचे लाया, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी शायद आप इसकी मतलब नहीं समझ पा रहे होगे, तो मैं आपको बता दूं बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। जैसे बिलोंग्स टू का मतलब अगर आप जायसवाल फैमिली से हो तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि हाँ आप जायसवाल फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आप हो जायसवाल फैमिली। इसी तरह n कुछ भी होगा तो वो नेचुरल नंबर। क्या क्लियर हो पा? अभी हम कई सारे साइन के बारे में बात करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा डाउट आप लोग का, बट पहले ये देख लेते हैं। n कुछ भी होगा तो नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 तो आप मुझे x की क्या वैल्यू दोगे, 2 दोगे। अगर मैं बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 तो x की वैल्यू आप मुझे क्या दोगे, 4 दोगे। इफ़ n इज इक्वल्स टू 3 तो आप मुझे x की वैल्यू क्या दोगे, 6। तो ऐसे आप पुट करते चले जाओगे और x की वैल्यू आती चली जाएंगी। और मैं आपको बता दूं जिस पर कंडीशन लगाया रहेगा, कंडीशन किस पे है, x पे, तो आपको x का ही वैल्यू, x के ही वैल्यू का आपको सेट बनाना है। मैंने यहाँ पे x की 1 वैल्यू निकाला, 2 वैल्यू निकाला, 3 वैल्यू, ऐसे मैं निकालते चला जाऊँगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या होगा इसका आंसर, तो आप डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे 2 होगा सर, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे हम करते चले आएंगे और इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे। तो बिलीव मी ये रोस्टर फॉर्म में था, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कर डाला ना। क्या कोई टफ था क्या, नहीं, सिंपल था। पहले कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन दिया उसे मार्क करो, उसे नीचे लाओ एंड फिर कंडीशन को ध्यान से रीड करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? ओके, तो हम लोग बाकी सब क्वेश्चन करने के पहले हम लोग कुछ साइन के बारे में बात कर लेते हैं यार। साइन के बारे में बात कर लें। लेट अस सपोज नेचुरल नंबर, सॉरी n, w और q प्लस r प्लस, ये सारे के सारे साइन हैं, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। इसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर, इसे आप बोलते हो होल नंबर, इसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, रेशनल नंबर, इसे आप बोलते हो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। जस्ट अ सेकेंड, इसे आप बोलते हो रियल नंबर, और ये ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और इसे आप बोलते हो इंटीजर। क्या बोलते हैं हम, इंटीजर, एंड इसे आप बोलते हो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और इसे आप बोलते हो इफ एंड ओनली इफ, फॉर ऑल, belongs to, इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट। तो मैं अगर आपको बोलूं सेट के चैप्टर में मैक्सिमम जो 2 चीज़ों का इसमें यूज होने वाला है वो 2 चीज़ें यही हैं।
आपने देखा भी होगा कि बिलोंग्स टू का और सच दैट का यार यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ, बट इन सब के बारे में तो हमने बात नहीं की, लेकिन ये पूरे मैथमेटिक्स में ज़रूर यूज़ होगा। तो ये सब कुछ साइन थे जो आप लोग याद कर लो। और एक ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका तो आप लोग जानते ही हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई। नोट करो इसे, जल्दी नोट करो इसे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने साइन तो सारे के सारे देख लिए ना यार। अब वक्त है कुछ क्वेश्चन करने का, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको अगर बोलूं क्वेश्चन a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, सॉरी a n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a n, और आपको कह रहा है a1 की जो वैल्यू है वो 1 गिवन है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या क्लियर हो पा रहा है? मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मैंने दो साइन का इस्तेमाल किया, एक तो बिलोंग्स टू, एक तो सच दैट। तो यहाँ पे an है फिर सच दैट, मतलब क्या है, an पे कंडीशन है और जिस पे कंडीशन उसी की वैल्यूज का हमें सेट बनाना है। तो an की आप एक एक वैल्यू निकालते जाओ एंड उसकी सेट बना दो। तो जो कंडीशन दी उसको मार्क करते हैं, पहले मार्क कर लिया हमने। तो ये जो है इसको आप नीचे लिखो an प्लस 1 इज इक्वल टू an, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू तो 1 है, और n कुछ भी होगा तो नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तो a2 हो जाएगा और यहाँ पर a1, ठीक है। तो a2 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम लोग अगर मैं बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे तो a3 होने वाला है, a3 इज इक्वल्स टू a2, और a2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सबकी वैल्यू 1 आ रहा है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में ही चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सारा का सारा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 3। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा 3, तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, और a1 की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, तो 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे भी 3 होगा, और a2 की वैल्यू आपने 3 निकाला हुआ है, और 3 से जब आप इंटू करोगे तो कितना आएगा, 27। और अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, तो a4 हो जाएगा, क्यों, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a3, और a3 की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, a4 इज इक्वल्स टू 81। तो उसके बाद आप ऐसे ही करते रहोगे, और अब फिर आप x की वैल्यू निकालते रहोगे। तो मुझे किसकी वैल्यू लिखनी थी, an की वैल्यू लिखनी थी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, 27, 81 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। कई बच्चे तो ये आंसर लिख दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आंसर आप लोग का बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 3 फर्स्ट टर्म है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म तो 1 है ना, मतलब आप क्वेश्चन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, आप कह रहे हो फर्स्ट टर्म 3 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का आंसर ये नहीं होगा, हम लोग का आंसर होगा 1, 3, 27 फिर 81 डॉट डॉट डॉट, आप इन्फिनिटी तक जाओगे, तब तो जाकर के आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? ओके, तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ एक्स नहीं an लिखो, क्योंकि an में ही ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। an प्लस 2 इज इक्वल्स टू an प्लस 1 प्लस an अगर आपको दे दे और बोल दे कि n इज इक्वल्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपके क्वेश्चन में गिवन हो a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 1, तो मुझे बताओ कितने कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है, तीनों को मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि हम लोग के लिए अच्छा हो। तो मार्क कर लिया हमने, an प्लस 2 इज इक्वल्स टू an प्लस 1 प्लस a2, सॉरी an, तो n कुछ भी होगा बिलोंग तो वो नेचुरल नंबर से करेगा, और a1 और a2 की वैल्यू तो आपको गिवन है 1। तो अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 1,
तो A3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे A2 आ जाएगा प्लस A1, और आपके क्वेश्चन में A2 और A1 की दोनों को वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो ये तो हो जाएगा A4, यस, और यहाँ पे हो जाएगा A3 प्लस A2, और A3 की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना 2, A2 की वैल्यू तो आपको गिवन है 1, तो A4 आ गया 3। ऐसे ही आप निकालते जाओगे और फिर इन्फिनिटी तक आंसर आप निकालते जाओगे। तो मैं अगर आपको पूछूं क्या आंसर आपने ये रिप्रेजेंट किया है 2,3 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो अगर आपने ये रिप्रेजेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म 2 है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर ये होगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नोट कर लो इसे। तो अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेट के बारे में जो बात करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। तो जो अब हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। नोट हो गया ये? अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला जो टाइप है सेट का वो है आपका एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। तो मैं अगर आपको इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग पूछूं कि एम्प्टी सेट यार होता क्या है, तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली। खाली सेट तो बिल्कुल सही है, ये आपका सेट है, अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो इसी सेट को आप बोलते हो क्या? एम्प्टी सेट। तो क्या सर हमेशा यही होगा कि अगर सेट खाली है तो हम उसे बोल देंगे कि वो एम्प्टी सेट है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर आपको एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसका साइन ये है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, तो इनडायरेक्टली एम्प्टी होगा, बट नहीं, ये एक आपका सेट की तरह भी है होगा, लेकिन ये जो है वो आपका एज अ एलिमेंट की तरह भी है होगा, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x सच दैट x इज अ इंटीजर, और मैं यहाँ पे आपको कंडीशन दे दूं x² लेस देन -2, तो आपको करना क्या है? आपको x का सेट बनाना है। x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जो कंडीशन दिया उसे हम लोग मार्क करेंगे, मार्क कर लिया x² लेस देन -2, तो आपको बोल रहा है कि आप x की वैल्यू का सेट बना दो मुझे। तो यार तुम मुझे एक भी ऐसा नंबर बता दो जो कि आप x की जगह पुट करो और -2 से छोटा है, कोई भी नंबर। फिर हमने देखा अरे यार ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता जो हम लोग x की वैल्यू पुट करें और -2 आ जाए। अगर -2 भी पुट करोगे तो 4 हो जाएगा वो। अगर 0 भी पुट करोगे तो 0 -2 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग इसे समझे क्या? इससे कुछ नहीं समझो, इससे बस इतना ध्यान रखो कि ये एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी x की वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको x का तो सेट निकालना था। अगर आप इसको मैं बोलूँ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो मुझे आप क्या आंसर दोगे? आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? कुछ पुट कर पाओगे क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसमें कुछ भरेगा नहीं। जब कुछ भरता नहीं है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो अगर एम्प्टी सेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है तो इसे नोट करो, ठीक है। और इसके बाद जो सेट आएगा उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, बट पहले आप लोग इसे नोट करो, ठीक है।
ठीक है, रहते एम्प्टी सेट की। जो दूसरा सेट आता है उसका नाम है सिंगलटन सेट। क्या नेम है? सिंगलटन सेट। तो ये तो हमने समझ लिया यार, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जो दूसरा सेट आता है उसे आप बोलते हो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। जो दूसरा सेट है उसे आप बोलते हो क्या? सिंगलटन सेट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये सिंगलटन सेट होता क्या है, ये सिंगलटन सेट होता क्या है, तो इस सिंगलटन सेट की बात करने से पहले हम लोग एम्प्टी सेट का डिफिनीशन तो जान ले कि यार होता क्या है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। द सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट, वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होते हों। क्या बात क्लियर हुआ? वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना होते हों। और ये जो सिंगलटन सेट है इसे मैं पहले बता देता हूँ होता क्या। सिंगलटन सेट में होता कुछ नहीं है, होता बस ये है कि जो सेट होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में अगर 1 है तो आप उसे बिना कुछ सोचे आप बोल दो कि वो सिंगलटन सेट है। तो मैंने क्या बोला यार, सिंगलटन सेट वो सेट है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? वो कितने होने चाहिए? वो 1 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1। अगर ऐसा नहीं है 1 मतलब ये 1, अगर यहाँ 3 भी होता है तो मैं क्या बोल रहा था? मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूँ ना। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है। तो इसलिए आप इसे बोलोगे सिंगलटन सेट। इसीलिए आप इसे बोलोगे सिंगलटन सेट। तो जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है भाई? अगर मैं आपको बोलूं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया जाए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो कंडीशन दी उसे मार्क कर लोगे और फिर उसको नीचे लाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फिर से जब सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो आएगा। तो ये तो आ गया प्लस माइनस 3। तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो प्लस 3 आ रहा है, एक तो माइनस 3 आ रहा है, जिसमें से आपको केवल चॉइस ये करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना कि निगेटिव नंबर। -3 is not a natural number but +3 is a natural number, therefore we need to consider this value, not this। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह के सेट को आप बोलते हो क्या? सिंगलटन सेट। इसे भी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और एम्प्टी सेट को भी कैसे पता करें? तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही ये भी है। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर 1। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर 1। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है तो उस सेट को आप बोलते हो सिंगलटन सेट। तो जो अब सेट आता है उसे आप बोलते हो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपके नाम से ही, उस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यार फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल होता होगा कुछ। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या बोला मैंने? फाइनाइट सेट मतलब क्या है इसका? ये वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप उसे काउंट कर लो। तो मैं अगर आपको बोलूं, एग्जांपल दूं 2 5 7 9 8 4, तो आप मुझे यहाँ बताओ कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो एलिमेंट हैं। तो यानी हमने इजीली काउंट कर लिया कि कितने एलिमेंट हैं। तो इसीलिए आप बोलते हो कि ये काउंटेबल होते हैं।
तो काउंटेबल जब होगा तो ये फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर काउंटेबल। तो जब हमने इसको काउंट किया तो काउंट हो जा रहा है, ये काउंटेबल है, ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन जो इसके बाद वाला सेट आता है उसे आप बोलते हो इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं हम सब? इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? ये अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाए 1 2 3 एंड 4 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया, तो क्या आप इसको काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप क्या बोलोगे कि इन्फिनिटी नंबर है? नो। आप मुझे एग्जैक्ट बताओ, इन्फिनिटी मतलब तो बहुत कुछ होता होगा यार। तो हम लोग इसका एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो इसीलिए ये कौन सा सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट आर अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो इसके बाद जो सेट आता है इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, तो उसके लिए आपको एक नंबर को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नंबर पढ़ना पड़ेगा जिसे आप बोलते हो कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं हम सब? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो उसके बिना पढ़े हम लोग जनरली नहीं समझ सकते, स्टैंडर्ड व्यू में नहीं समझ सकते, इसलिए हम कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपको बोलूं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, तो इसका डिफिनीशन सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। आपको कोई फाइनाइट सेट गिवन है, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 5 7 1 2 एंड 9, तो मैं आपको पूछूंगा कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप मुझे कुछ मत बताओ, बस मुझे इतना बता दो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कुछ तो नहीं था, यही तो आंसर है। बट यहाँ मैंने बोला फाइनाइट सेट के लिए, ये इनफाइनाइट सेट के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन फाइनाइट सेट। अगर आपका फाइनाइट सेट नहीं इनफाइनाइट सेट होता है तो मतलब उसके एलिमेंट को अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल है तो आप बताओगे क्या एन की वैल्यू? कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए फाइनाइट सेट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग उस लायक हो चुके हैं कि अब हम लोग इक्वल सेट के बारे में बात कर सकें। अब हम लोग उस लायक हो चुके हैं कि हम लोग इक्वल सेट के बारे में बात कर सकें। क्या है इक्वल सेट? इक्वल सेट वो सेट है जिसमें कार्डिनल नंबर और टाइप ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है किसी सेट में वो बराबर होते हैं। क्या कहा मैंने? द सेट विच हैव सेम कार्डिनल नंबर एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट। तो ये वो सेट है जिसमें कार्डिनल नंबर तो सेम होता ही है और साथ साथ जो नेचर ऑफ या फिर टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने ये बोला अगर आपको मैं ये दे दूँ एग्जांपल 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 और आपको ये इसका नाम दे दिया गया ए सेट और आपको एक बी सेट गिवन है, बोल रहा है 1 2 3 एंड 4। तो मैं अगर आपको पूछूं क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, तो आप तुरंत आंसर दोगे यस सर इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसकी कार्डिनल नंबर को। अगर आप कार्डिनल नंबर को कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 4 4 नंबर है सर, 4 होगा। इसके लिए क्या होगा एन, इसके लिए भी 4 ही है, काउंट कर लो। क्लियर है?
तो दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है, लेकिन अब हमें बचा क्या है चेक करना। अब हमें बचा है टाइप ऑफ एलिमेंट किस तरह प्रेजेंट है। ये 1, ये भी 1, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4। देखो ये मैटर नहीं करता है कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, इट डजंट मैटर। अगर आपको ये दिया होता 1 2 3 एंड 4 और आपको एक जगह और दे दिया होगा तो 4 3 2 1, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सेट के एलिमेंट्स को इधर उधर लिख सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्लियर हुआ बात। तो अब जो बात आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ये चैप्टर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ये वो सेट होते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट जो सेट में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं 1 2 3 एंड 4 और आपको मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज इससे आप बी बोल रहे हो और इस सेट को आप ए बोल रहे हो, इस सेट को आप अगर बी बोल रहे हो 5 6 7 8, तो मैं अगर आपको बोलूं कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, तो हम लोग काउंट करेंगे, कार्डिनल नंबर निकालेंगे, फिर टाइप ऑफ एलिमेंट देखेंगे कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो करते हैं ना यार। अगर मैं आपको बोलूँ इस सेट में कार्डिनल नंबर कितना है 4 है, इस सेट में कार्डिनल नंबर कितना है 4 है। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया। बट क्या टाइप ऑफ एलिमेंट भी सेम है, नहीं। यहाँ पे 1 है, इसमें कहीं 1 नहीं, इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है। आप 3 है, कहीं नहीं है, 4 है, कहीं नहीं, 5 6 7 8 क्या इसमें है, क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कार्डिनल नंबर सेम है बट टाइप ऑफ एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, इसीलिए आप इसे बोलोगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर यही हुआ होता कि अगर कार्डिनल नंबर भी सेम होता और ये जो टाइप ऑफ एलिमेंट वो भी सेम हो जाते, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं रह जाता, ये इक्वल सेट बन जाता। तो जो मेरा डिफिनीशन है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा डिफिनीशन है वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या लिखते हैं, द सेट which have same cardinal number but different type of element present। क्या क्लियर हो पाया। डिफिनीशन देखो, द सेट विच हैव सेम कार्डिनल नंबर बट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो यही तो मैंने आपको यहां पे बता दिया, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। सो प्लीज नोट द एग्जाम्पल। तो अब जो सेट आएगा उसे आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। ये जनरली समझ में नहीं आता है बच्चों को, बट मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, यूनिवर्सल सेट ये वो सेट होता है जो डिफरेंट अलग अलग सेट्स को अपने गिवन कंटेक्स्ट में वो कंटेन कर लेता है। मैंने क्या बोला, ये वो सेट है जो डिफरेंट सेट्स को अपने एक गिवन कंटेक्स्ट में कंटेन कर लेता है। क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि एक गिवन कंटेक्स्ट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट सेट्स भी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 एंड बी आपको दे दिया जाए 4 5 6 और सी आपको दे दिया जाए 9 7 4 या 9 7 5, ले लो, कुछ भी ले लो। ये वो सेट है जो डिफरेंट सेट्स को अपने गिवन कंटेक्स्ट में शामिल कर लेता है। तो ये डिफरेंट सेट्स है, ये कंटेक्स्ट मतलब एक थोड़ा सा डब्बा जैसा समझ लो तुम, ठीक है। तो ये सेट्स है, इसे भी आप सेट कहोगे तब जब ये इन तीनों डिफरेंट सेट्स को अपने अंदर क्या कर लेगा, शामिल कर लेगा। तो जैसे ये है क्या हो रहा है यहाँ 1 2 एंड 3 और यहाँ पे क्या हो रहा है 4 5 एंड 6।
9 7 एंड 5। तो इसे आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट। ये वो सेट है जो डिफरेंट सेट्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है अपने एक गिवन कंटेक्स्ट में। क्या बात क्लियर हुआ? अगर बात क्लियर हुआ तो हम लोग अब सबसेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो दो सेट बचा हुआ है जिसे आप बोलते हो पावर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। अगर आपको ये सबसेट नहीं समझ में आया तो आप पावर सेट और सबसेट नहीं समझ पाओगे, पावर सेट और प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए प्लीज़ फोकस, आपका ध्यान अब बहुत अच्छे से यहाँ होना चाहिए सबसेट्स के ऊपर। ओके, तो मैं क्या बोला? सबसेट्स, और हम लोग इसमें सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेट अभी है, ठीक है, बट उसके लिए हमें सबसेट को पढ़ना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, सबसेट्स। तो सबसेट्स का मतलब क्या है, इसे भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर लेट अस सपोज ए कोई आपको सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दे दिया, और आपको यहाँ पे बोल रहा है, डिफिनीशन है ये, अगर ए और बी गिवन है तो अगर ये बोल रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर कोई ये बोलता है ए सेट, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर कोई भी बोलता है तो कुछ मत करो। तो इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी से बिलोंग करेंगे। क्या बोला? अगर कोई ये बोलता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इतना ध्यान रखना कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, लेट अस सपोज 1 2 5 7, और यहाँ पे एक और सेट आपको दिया गया है 5 7 9 1 2 3 5 6। तो B आपको एक अलग सेट दिया हुआ है और A आपको एक अलग सेट दे करके रखा हुआ है ना। मतलब क्या है कि सबसेट्स बोल रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B। ये तभी होगा जब A के सारे एलिमेंट B से बिलोंग करेंगे। बिलोंग की बात की मैंने, जैसे मैंने आपको बोल रहा था n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या था? n कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा तो वो नेचुरल नंबर। वैसे A के एलिमेंट्स कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता है कि ये कुछ भी हो, होगा तो वो इसी में से कुछ होगा, होगा तो वो इसी सेट में से कुछ होगा। अगर आप ये बोल रहे हो तो क्लियर हो रहा है? अगर आपने ये बोल दिया ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। लेकिन क्या मैं इस केस में ये बोल सकता हूँ बी इज द सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ ए? क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ यार। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने आपको ये बोला अगर मैं ए इज द सबसेट ऑफ बी बोल रहा हूँ तो ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई इसी केस में ये बोल दे कि क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए है, तो आप डायरेक्टली कहोगे नहीं है। तो वो पूछेगा क्यों, तो आप कहना क्योंकि यहाँ पे ठीक है 5 7 1 2 तो मैच कर रहा है, क्या 9 3 6 का कोई वैल्यू नहीं है क्या? है ना, तो ये भी तो इसमें से बिलोंग करना चाहिए बट नहीं कर रहा है, इसीलिए B इज नॉट द सबसेट ऑफ A बट A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर कहीं ये केस आ जाए, नोट में लिख लो इसे, इफ A is the subset of B, if A is the subset of B, और उसके नीचे आपको एक और इसी में है ये, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं, and B is the subset of A। अगर ये दोनों के दोनों दे देता है A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, का मतलब क्या है यार? A के सारे एलिमेंट B से तो बिलोंग करने ही चाहिए और साथ साथ B के भी सारे एलिमेंट A से बिलोंग करने चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब A सेट B सेट के बिल्कुल इक्वल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, A अगर लेट अस सपोज 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है और B आपको एक सेट दे दिया 1 2 एंड 3 एंड 4, तो तुम मुझे बताओ क्या A इज द सबसेट ऑफ B है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे?
ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए। क्या ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं? 1 इसमें 1 इसमें, 2 2 3 3 4 एंड 4। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये तो हम बोल दिए। लेकिन क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए? यस। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब क्या है, बी के भी सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। और अगर मैं आपको बता दूँ कि सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, इतना लंबा लिख करके ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो कई बार मैं क्वेश्चन में हमेशा ये लिख के दूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अगर ये दिया हुआ है और उसके साथ साथ एक और कंडीशन दे दिया बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो मैं आपको बता दूं, आप तुरंत उसके नीचे जो आंसर अगर आपसे पूछेगा ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आप डायरेक्टली बोलना ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी सेट दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो पाया? क्या बोला मैंने? अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो कुछ नहीं करना है, ए बी के बराबर हो जाता है। क्लियर? ओके। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सबसेट्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। नोट करते चलो, क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तो इस प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको एक सेट दे दिया गया 1 2 3 एंड 4, आप इसके सबसेट्स मुझे बताओ कि क्या होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं इसके सबसेट मुझे बता दो, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? देखो, सबसेट्स का मतलब क्या है? 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, तो देखो आपको एक क्वेश्चन दिया था और आपको बोल रहा था कि आप इसका मुझे सबसेट निकाल करके दो। तो मैं अगर आपको पूछूं क्या ये जो है वो इसका सबसेट है, मैंने क्या बोला? क्या ये इसका सबसेट है? मतलब ये जो है इससे बिलोंग करना चाहिए। क्या 1 इससे बिलोंग कर रहा है? कर तो रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, 1, 2 ये भी कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे जो मैंने इसके नीचे लिखे हैं वो सब इसके सबसेट्स हैं। एक और आता है वो तब समझ में आएगा जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे। क्या वो आप लोग बनाने आया? क्लियर है? अगर नहीं बनाने तो एक और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर आपको सबसेट्स निकालना है तो मैं अगर आपको बता दूं, every set is the subset of itself। अभी मैं बता दूंगा क्या कह रहा है ये। empty set is the subset of every set। ठीक। और जो थर्ड है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज ऑफ अ गिवन set is 2 की पावर n, n is the cardinal number। तो आप उसको समझते हैं। अब हम लोग इसे समझते हैं प्रॉपर्टीज को। ये क्या बोल रहा है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होगा। क्या कहा? नहीं समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, तो इसमें ये भी तो आंसर आया, और ये जो है वो इसका सबसेट है ना। तो वही तो यहाँ कह रहा है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये सेट था,
इसका सबसेट ये आ गया, सेम ही तो है। इसका मतलब क्या है, ये खुद का भी सबसेट है, ये खुद का भी सबसेट है। वही यहाँ कह रहे हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट का सबसेट वो खुद भी होता है। क्लियर हो पाया? और जो दूसरा है वो क्या है, एम्प्टी सेट इज द सेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट के लिए जो एम्प्टी सेट है वो भी एज अ सबसेट बिहेव करता है। तो मैं वही यहाँ पे छोड़ा हुआ हूँ, वही मैं आपको बता, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट को हमने डिनोट किस तरह से करते हैं, इस तरह से इसमें डिनोट करेंगे। जब आपको लिखना होगा, आपको जब लिखना होगा इस तरह से सबसेट्स, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये भी हो गया। तो मैं अगर आपसे बोलूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ गिवन सेट, अगर कोई आपको सेट बोल दिया, उसमें अगर आपको पूछ दिया कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप कुछ मत करना, 2 की पावर n कर देना। और n क्या है, n इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट या फाइनाइट सेट। तो ये तो मान लो ठीक है कैलकुलेशन से। अब मुझे ये चेक करना क्या ये फॉर्मूला सही है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो चेक कर लो यार। अगर मैं 2 की पावर n उसके लिए पुट करने की कोशिश करूँ, लेट सपोज मैं इसके लिए पुट करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कहूँगा कि यार यहाँ पे तो 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर तो 4 हैं और 2 की पावर 4 करना है, 2 की पावर 4 करना है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप मुझे कहोगे सर ये कहाँ 16 आपने बनाया है, तो रियलिटी में मैंने 16 नहीं बनाया है, लेकिन मैं क्या कुछ छोड़ा नहीं हूँ इसमें, छोड़ा तो हूँ। देखो ध्यान से, 1 2 3 नहीं हो सकता क्या, 1 3 4 नहीं हो सकता क्या, 2 3 4 नहीं हो सकता क्या ये, और 1 2 4 ये नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो ऐसे ही आप इसको लिखते चलोगे। तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं इससे थोड़ा सा छोटा लेते हैं, नहीं तो इतने स्पेस में तो अभी और आएगा, वो हम लोग कैसे नोट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आया कि मैंने क्या छोड़ा था, और ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि मैं देखना चाहता था आप लोग पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ क्वेश्चन क्या है 1 2 3, तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका सबसेट क्या होगा, तो ये तो 1 है और ये तो 2 है और ये क्या है, ये 3 है। और क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और 1 3 हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है ये। तो मैं अगर आपको बोलूँ इसमें आप फॉर्मूला लगाओ 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर तो कितने हैं यार, 3 हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n कितना आपने फाइंड किया 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8। तो उसी तरह काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हमें दे रहा है, आंसर बिल्कुल हमें करेक्ट ये ला करके दे रहा है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है। तो अब जो बात आता है वो आता है पावर सेट का एंड प्रॉपर सबसेट का। तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, क्या समझ में आ रहा है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो मैंने बात किया आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट्स की, सबसेट्स पढ़ लिया, सेट्स पढ़ लिए, बहुत कुछ हो गया। तो बचा है प्रॉपर सबसेट, सेट्स और वेन डायग्राम वगैरह हम लोग सब क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, सो गुड बाय।